नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम स्पर्श है, इसमें दी गई एक कविता पर्वत प्रदेश में पावस से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न देखने जा रहे हैं। आने वाली टर्म 2 की जो परीक्षा है उसमें ये कविता पूछी जाएगी। तो आइए देखते हैं पर्वत प्रदेश में पावस कविता से किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बार की जो टर्म 2 की परीक्षा है उसमें कुछ अलग तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उनमें कुछ प्रश्न उच्च चिंतन क्षमता को परखते हुए हो सकते हैं, अभिव्यक्ति का आकलन करते हुए भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और कविता पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन तीनों ही बिंदुओं पर आधारित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, झरनों द्वारा पर्वतों का गौरव गान गाया जाना झरनों के किस गुण को उजागर करता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, झरनों द्वारा पर्वतों का गौरव गान गाया जाना पर्वतों के प्रति झरनों का प्रेम और उनके प्रति कृतज्ञ होने के गुण को उजागर करता है। बर्फ से ढके पहाड़ों से झरनों का जन्म होता है। पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने पर जल की धाराएं विशाल पर्वत से नीचे आती हुई झरनों का रूप ले लेती हैं। इस तरह देखा जाए तो पर्वत ही झरनों के जन्मदाता होते हैं। पर्वतों से गिरने वाले झरनों की आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे विशाल पर्वत का गौरव गान गा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है टूट पड़ा भू पर अंबर पंक्ति के संदर्भ में कवि के मनोभावों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है टूट पड़ा भू पर अंबर पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता पर्वत प्रदेश में पावस से ली गई है। इस कविता में कवि पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि किस तरह वर्षा ऋतु में प्रकृति पल पल अपना रूप बदल रही है। पारे के समान सफ़ेद और चमकीले बादल अचानक नीचे आ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरा आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। बादलों से तेज वर्षा भी होने लगती है। बादलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने धरती पर आक्रमण कर दिया हो। कवि की यह कल्पना अद्भुत है। तीसरा प्रश्न है, विशाल पर्वत का हृदय भी इतना विशाल है कि उसने अपने आप में बहुत कुछ समाहित किया है। आपको पर्वत में कौन से गुण दिखाई देते हैं? पर्वत प्रदेश में पावस कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पर्वत केवल आकार में ही विशाल नहीं है बल्कि उसका हृदय भी उतना ही विशाल है। पर्वत पर कितने ही पशु पक्षियों ने अपना आश्रय बना रखा है। पर्वत के हृदय से निकलकर कितने ही ऊंचे वृक्ष खड़े हैं और न जाने कितनी ही जल धाराएं और झरने बह रहे हैं। यह सब देखकर यही लगता है कि पर्वत एक रक्षक के रूप में इन सब की रक्षा करते हुए सभी को अपने आप में समेटे हुए है। वहीं दूसरी तरफ पर्वत को अपने विशाल आकार पर भी गर्व है। वह बार बार अपने विशाल आकार का प्रतिबिंब नीचे स्थित तालाब में, जो कि दर्पण के समान स्वच्छ और पारदर्शी है, देख रहा है। चौथा प्रश्न है, कवि ने वर्षाकालीन प्रकृति का चित्रण किस भूभाग के संदर्भ में तथा किस प्रकार किया है? संक्षेप में बताइए। उत्तर है, कवि ने वर्षाकालीन प्रकृति का चित्रण पर्वतीय भूभाग के संदर्भ में किया है। भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जो पर्वतों से घिरे हुए हैं। वर्षा ऋतु के समय ऐसे पर्वतीय प्रदेशों में प्रकृति अपना रूप पल पल बदलती है। पर्वतों से गिरने वाले झरने पर्वतों का गौरव गान गाते हुए प्रतीत होते हैं। पर्वत के ऊपर छाए हुए सफ़ेद और चमकीले बादल पर्वत के पंखों की तरह लगते हैं। यह बादल कभी कभी विशाल पर्वतों और झरनों को भी पूरी तरह ढक लेते हैं। देखते ही देखते अचानक इन बादलों से इतनी तेज वर्षा होती है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा आकाश ही धरती पर टूट पड़ा हो। पांचवा प्रश्न है, मानव के हृदय की इच्छाओं और आकांक्षाओं की तुलना कवि ने किससे की है? उत्तर है, मानव हृदय की इच्छाओं और आकांक्षाओं की तुलना कवि ने पर्वतों की छाती से उठकर निकले हुए ऊंचे ऊंचे वृक्षों से की है। मानव हृदय में भी इसी तरह की बड़ी बड़ी इच्छाएं और आकांक्षाएं उठती रहती हैं। यह ऊंचे वृक्ष पर्वत के हृदय से उठकर आकाश की ओर यह सोचते हुए देख रहे हैं कि कब वह आकाश की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। मानव हृदय भी सफलता की इच्छा रखते हुए अपने लक्ष्य को इसी तरह निहारता है। अतः यह ऊंचे वृक्ष मानव मन की महत्वाकांक्षाओं को भी प्रतिबिंबित करते हैं। छठवां और अंतिम प्रश्न है, पर्वत अपने विशाल आकार को कहाँ और कैसे देख रहा है? उत्तर है, पर्वत पर खिले हुए हजारों रंग बिरंगे फूल पर्वत की आंखों के समान प्रतीत हो रहे हैं। कवि ने यह कल्पना की है
कि पर्वत के ठीक नीचे स्वच्छ और निर्मल जल से भरा तालाब, जो कि दर्पण के समान दिख रहा है, पर्वत अपनी विशाल छवि इसी तालाब में निहार रहा है। स्वयं का प्रतिबिंब देखने के लिए पर्वत को आंखों की आवश्यकता नहीं है। हजारों रंग बिरंगे सुमन रूपी नेत्रों से ही वह अपने विराट रूप का प्रतिबिंब देख सकता है। तो बच्चों, टर्म 2 की परीक्षा में आने वाले कुछ संभावित प्रश्नों को यहाँ पर दिखाया गया है। और बच्चों, मुझे आशा है कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। स्पर्श भाग 2 पाठ्यपुस्तक के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आगे अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।